हम इस लेक्चर में EM वेव के बारे में ही जान रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में समझा। डिस्प्लेसमेंट करंट को सीखने के बाद हम मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में जान पाए। अब मैक्सवेल इक्वेशन को जान चुके हैं तो एम्पियर मैक्सवेल जो इक्वेशंस है उसको बारे में समझ पाए, और मैक्सवेल इक्वेशन के बाद हम मैक्सवेल की थ्योरी को जान पाएंगे, और जो मैक्सवेल की थ्योरी होगी वो हमें ये बताएगी कि EM वेव जनरेट कैसे होती है। तो इन सब का बेसिक तो डिस्प्लेसमेंट करंट ही है, उसको हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे NCERT का 8.3 EM वेव टॉपिक्स। EM वेव 8.3.1 में सोर्सेज ऑफ EM वेव कि EM वेव एक्चुअल में जनरेट कैसे होती हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ कि जो लाइट वेव्स है, जो लाइट है वो EM वेव का एक पार्ट होती है। तो हम इसी को धीरे धीरे समझेंगे तो हम EM वेव का कंसेप्ट तक पहुँच जाएंगे। अगर हम यहाँ बता दें, एक कोई स्टेशनरी चार्ज होता है, जैसे कोई चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है Q, ये अपने आसपास E को डेवलप करता है। स्टेशनरी चार्ज E पैदा करता है और स्टडी करंट अपने आसपास B को जनरेट करती है। मतलब स्टेशनरी चार्ज EM वेव अकेले पैदा नहीं कर सकता है, और जो स्टडी करंट है वो B को पैदा करती है। तो स्टडी करंट EM वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। मतलब ये स्टेशनरी चार्ज और स्टडी करंट ये दोनों EM वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैक्सवेल थ्योरी को अगर देखें हम तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएटेड EM वेव, जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल जो एक्सीलरेटेड हो रहा है वो EM वेव प्रोड्यूस कर रहा था। सिंगल चार्ज है वो रेडिएट नहीं होता है, ऑक्सीलेटेड नहीं होता है, तो सिंगल चार्ज सिर्फ E प्रोड्यूस करता है, और जो स्टडी करंट होता है वो B प्रोड्यूस करता है, और जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो E को प्रोड्यूस करता है, पर E टाइम वेरिंग होती है, टाइम के साथ साथ वो चेंज होती जाती है। E टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है, और जब E चेंज होता है एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल E को प्रोड्यूस करता है, और जब E में चेंज होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, जब टाइम वेरिंग E में चेंज होता है तो वो B को प्रोड्यूस कर सकता है। लेक्चर 1 में हमने इनके डेरिवेशन भी ड्राइव करे थे, जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो d/dt E में चेंज होने से B प्रोड्यूस होता है, और B में चेंज होने से E प्रोड्यूस होता है। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे के काउंटर पार्ट थे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि अगर E चेंज होगा तो B चेंज होगा, और B चेंज हो रहा है तो E चेंज हो रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली काउंटर पार्ट्स हैं। अब ऐसा नोट कर दीजिए, लिखिए, इफ़ अ space contain time varying E and B continuously, then the space has EM wave। इसमें यह बताया गया है, अगर कहीं स्पेस में किसी भी जगह टाइम वेरिंग E और B आपस में चेंज हो रहे हैं और वो रेडिएटेड भी हो रहे हैं, और ये सब प्रोसेस कंटिन्यूसली है, तो वहाँ पर EM वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके पहले ये बताया था हमने एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएटेड EM वेव। तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल EM वेव को प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, क्या होता है, इसके बारे में जानना नहीं है। दिस इज़ अ बियॉन्ड स्कोप ऑफ NCERT। साइक्लोट्रॉन के अंदर कंटिन्यूसली EM वेव प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली रेडिएट हो रहा है, और जहाँ चार्ज पार्टिकल रेडिएट हो रहा है, ऑक्सीडेटेड हो रहा है, तो वहाँ पर E प्रोड्यूस हो रही है, और जो E प्रोड्यूस हो रही है तो वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो रही है, और E है तो वहाँ B भी प्रोड्यूस हो रही है, और B मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करके E को प्रोड्यूस कर रही है। दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को चेंज करके प्रोड्यूस कर रही हैं, पैदा कर रही हैं। तो ऐसी जगह पर EM वेव होगी।
तो EM वेव का जनरली सोर्स तो यही है कि रेडिएटेड चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल ऑक्सीडेट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो वहाँ पे EM वेव प्रोड्यूस होगी। तो 8.3.1 में तो हमने ये जाना सोर्स कि EM वेव का सोर्स क्या होता है, रेडिएटेड चार्ज पार्टिकल, ऑक्सीडेटिंग चार्ज पार्टिकल। अब इसमें एक काम की बात है, अभी तक जो सब बताया था सब बकवास था, अब एक काम की बात है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो आप नोट कर लीजिए। रेडिएटिंग चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल they produce EM wave same frequency। ये बहुत काम की लाइन है कि जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी की EM वेव भी प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस EM वेव electric field in a space। Oscillating charge particle produce EM wave same frequency, same as oscillation। जिस तरह के ऑक्सीलेशन होते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की EM वेव प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन फील्ड इन अ स्पेस। तो जैसे ऑक्सीलेशन होंगे, जो ऑक्सीलेटेड चार्ज की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी की EM वेव यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीलेटिंग E एंड B रीजनरेटेड ईच अदर। जो E और B आपस में एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं। अगर E ऑक्सीलेट हो रहा है तो वो B को प्रोड्यूस कर रहा है, और B ऑक्सीलेट हो रहा है तो वो E को प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी तरह से EM वेव बनती है। अब इसमें सर काम की बात यही है कि जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी है वही सेम फ्रीक्वेंसी EM वेव की है। जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी है सेम फ्रीक्वेंसी वो EM वेव की। इसी छोटी सी बात को वो पूछ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, हर्ट्ज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटल मैक्सवेल थ्योरी। तो हर्ट्ज ने इसका सेंसेशन देखा था, स्पार्किंग देखी थी EM वेव की, और हर्ट्ज के 7 ईयर्स बाद, 7 साल बाद इंडियन साइंटिस्ट JC बोस ने इसको एक शॉर्टर वेवलेंथ में EM वेव को प्रोड्यूस किया था कोलकाता में। तो फिजिक्स में साइंटिस्ट के नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, इस पर क्वेश्चन ही बनते हैं, पर इंडियन साइंटिस्ट है JC बोस, जगदीश चंद्र बोस, तो इस पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक का ट्रेंड तो नहीं है नीट वगैरह में, पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आने के चांसेस तो होते ही हैं। तो ऐसा कुछ पूछ सकता है कि जगदीश चंद्र बोस किस से एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर है EM वेव या शॉर्टर वेवलेंथ EM वेव। तो ऐसे हम क्वेश्चन बना के लिखते हैं। तो ये वो NTA वाले ये जानना चाहेंगे ये कि आपने NCERT में इंटरेस्ट लिया है कि नहीं लिया है। तो ये जानने के लिए वो एक वन लाइनर क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। तो नेम ऑफ JC बोस, तो नेम ऑफ JC बोस एसोसिएटेड विथ, ऐसा कुछ दे देगा आपको ऑप्शन। तो आपको यहाँ लिखना है जनरेशन ऑफ EM वेव या शॉर्टर वेवलेंथ। जनरेशन ऑफ EM वेव या शॉर्टर वेव 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। ये काम की नहीं है बात, बस ऐसे बता दिया है, याद भी नहीं करना, बस यही काम का है। नेम ऑफ JC बोस एसोसिएटेड विथ जनरेशन ऑफ EM वेव। मार्कोनी सक्सीड ट्रांसमिटिंग ऑफ EM वेव ओवर मैनी किलोमीटर। मार्कोनी ने एक जगह खड़े होकर काफ़ी दूर किलोमीटर तक EM वेव को भेजा, और मेरे ख्याल से इसको फादर ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाना चाहिए, क्योंकि EM वेव तो मार्कोनी ने बताई है कि मार्कोनी वेव भेज, ऐसा हम याद करने का तरीका हो सकता है। तो मार्कोनी को फादर ऑफ कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। ये बात किताब में कहीं नहीं लिखी हुई है, पर आज EM वेव पे ही, कम्युनिकेशन सिस्टम पर ही सारी की सारी
दुनिया सिमट के आ गई है। तो कंसेप्ट यहीं से था EM वेव का। अब इसके पहले, अब इस लेक्चर में हमने 8.3.1 में हमने रेडिएटेड चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल रेडिएट हो रहा है तो E को प्रोड्यूस कर रहा है, B को प्रोड्यूस कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को रीजनरेट कर रहे हैं। इनके रीजनरेट करने से EM वेव प्रोड्यूस होती हैं। एक बात ये करी। फिर हमने हर्ट्ज़ का नाम लिया और उसके बाद जेसी बोस का नाम लिया, मार्कोनी का नाम लिया। बस यही सारी चीज़ें पढ़ी है इसमें। और जो चार्ज की फ्रिक्वेंसी होती थी सेम फ्रिक्वेंसी की EM वेव प्रोड्यूस होती थी। पुरानी NCERT में तो हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट का पूरा डिस्कशन था और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। अगर आप 10 साल पुराने पेपर करने बैठ जाओगे तो आप हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट को भी याद करके रट कर पहुँच जाओगे। और लेकिन अब तो वो सिलेबस में है नहीं, तो फॉलो तो पूरा NCERT ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.3 नेचर ऑफ EM वेव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ी काम की बातें स्टार्ट होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं। नेचर ऑफ EM वेव, ये सारी नेचर ऑफ EM वेव एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।